ध्यान दीजिए, कल हम लोगों ने हीट स्टार्ट किया था, स्पेसिफिक हीट वगैरह के कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिए थे, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा पढ़ाया था मैंने, ठीक है। आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं, पढ़ते हैं हम लोग वाटर इक्विवेलेंट। देखिए वाटर इक्विवेलेंट क्या है समझिएगा। सपोज कोई बॉडी है, सुनना, उस बॉडी का मास है mb, ठीक है। उस बॉडी की स्पेसिफिक हीट है cb, उस बॉडी को मैंने कुछ हीट दी q, उस बॉडी को मैंने कुछ हीट दी q, उस हीट ने उस बॉडी के टेम्परेचर में डिफरेंस लाया dt। कितना डिफरेंस लाया? dt। आई बात समझ में? ठीक है। अब ये एक वाटर है, ये क्या है? वाटर। वाटर का मास अभी मैं बात करता हूं उसके बारे में बाद में। वाटर का स्पेसिफिक हीट है Cw। वाटर को भी मैं सेम हीट दे रहा हूं जितनी हीट मैंने उस बॉडी को दी थी, और वाटर के टेम्परेचर में भी सेम डिफरेंस आया जितना टेम्परेचर में डिफरेंस उस बॉडी का आया था। आई बात समझ में? तो वाटर का मास कितना होना चाहिए, वो वाटर का मास इस बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट कहलाएगा। नहीं समझ में आया? नहीं आया ना? अरे संतोष आया? नहीं आया ना? तो दोबारा समझो। समझो, एक बॉडी है, उस बॉडी को मैं कुछ हीट देता हूं और उसके कुछ टेम्परेचर में डिफरेंस आता है, तो वाटर के कितने मास को मैं सेम हीट दूं और उसके टेम्परेचर में भी सेम डिफरेंस आए, वो वाटर का मास इस बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट कहलाएगा। अभी आया? फिर नहीं आया? दोबारा सुन लो। बॉडी है, बॉडी को कुछ हीट दिया, कुछ पर्टिकुलर उसके टेम्परेचर में डिफरेंस आया, कुछ हीट दिया, कुछ पर्टिकुलर बॉडी के टेम्परेचर में डिफरेंस आया, तो वाटर के कितने मास को मैं सेम हीट दूं और उसके टेम्परेचर में भी सेम डिफरेंस आए, वाटर का उतना मास उस बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट कहलाता है। समझ में आया अभी? तो देखिए क्या हुआ, जो मैंने बॉडी को हीट दी QB इज इक्वल टू किसके बराबर है? Q वाटर। हीट दोनों के सेम है, यानी ये हो जाएगा mb cb dt इज इक्वल टू mw cw dt। टेम्परेचर में डिफरेंस भी सेम आ रहा है, तो यहां से वाटर इक्विवेलेंट मास ऑफ वाटर हो जाएगा mb cb अपॉन cw। ये हो जाएगा आपका वाटर इक्विवेलेंट। समझ में आया बेटा? कोई प्रॉब्लम हो तो बोलने का रे मेरे को। देखिए बेटा, नेक्स्ट चीज समझिए, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। देखिए प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर क्या बोलता है? देखो बेटा, ये भी बॉडी है, ये कोई बॉडी है, इस बॉडी का मास है m1, स्पेसिफिक हीट है C1, इसका टेम्परेचर T1, ठीक है। ये कोई दूसरी बॉडी है जिसका मास है m2, स्पेसिफिक हीट है C2, टेम्परेचर है T2। मुझे ये पता है कि जो T1 था वो T2 से ज्यादा था, T1 जो था वो T2 से ज्यादा था, यानी ये बॉडी हॉट है और बॉडी कोल्ड है। आगे बात समझ में? सपोज इन दोनों को मैंने एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, थर्मल कंडक्टर है, ठीक है, तो क्या होगा? हीट ट्रांसफर होगा। कहां से कहां? हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी। तो मैंने बोला इधर हीट ट्रांसफर हो रहा है Q। कब तक होगा? क्या बराबर? टेम्परेचर। जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। तो मैंने बोला थोड़ी देर बाद दोनों का कॉमन टेम्परेचर जो हो गया है वो कितना हो गया है? T। तो ये पक्की बात है, जो T होगा क्या T1 से बड़ा होगा क्या? अरे T1 से तो छोटा होगा, हॉट बॉडी से तो कंपैरेटिवली ठंडी होगी, और T2 जो था वो कोल्ड था, T2 जो था वो कोल्ड था, तो इसका ये जो T होगा T2 से छोटा होगा। है? उल्टा लिख दिया क्या? जो T होगा वो T1 से उल्टा लिख दिया, जो T होगा वो T1 से तो छोटा होगा क्योंकि ये गर्म थी, परंतु T2 से बड़ा होगा। समझ में आया क्या? अभी सही है क्या? तो जो कॉमन टेम्परेचर हुआ वो T1 से तो कम है परंतु T2 से ज्यादा है। अब हम लोग ये मानते हैं कि सारा का सारा सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड है, मतलब एटमॉस्फेयर में कोई हीट वीट रिलीज हो नहीं रही, एटमॉस्फेयर से कोई हीट वीट ले नहीं रहा। तो ये पक्की बात है कि जितना हीट ये देगा उतना हीट ये लेगा, ऑब्वियस ही बात है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा Q गिवन इज इक्वल टू Q टेकन, Q गिवन इज इक्वल टू Q टेकन। पक्की बात है।
अभी इसका टेम्परेचर T1 था, T1 से कहां चला गया, यानी इसने हीट दी है, कितनी हीट दी होगी इसने, अरे वो तो टेम्परेचर डिफरेंस आया, इसने कितनी हीट दी होगी, M1 C1 T1 माइनस T, आया बात समझ में, उसने कितना हीट लिया होगा, M2 C2 T माइनस T2, ज्यादा में से कम को मैंने माइनस किया। तो ये जो कॉन्सेप्ट इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, हाँ कैलोरीमीटर, जो ये जितना देगा सामने वाला उतना लेगा। देखिए बेटा, एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं। आपके पास 3 बॉडीज हैं, ये बॉडी है A, ये बॉडी है B और ये बॉडी है C। इसका मास M, इसका मास भी M और इसका मास भी M, तीनों का मास जो है वो M है, ठीक है। इसका टेम्परेचर है इनिशियल 10 डिग्री सेल्सियस, इसका है 15 डिग्री सेल्सियस और इसका है 20 डिग्री सेल्सियस। आगे बात समझ में, ठीक है। अगर इन दोनों बॉडीज को मैं जोड़ता हूं तो जो T फाइनल आता है वो आता है 12 डिग्री सेल्सियस, समझ में आया। किसी एक केस में, किसी दूसरे केस में अगर इन दोनों बॉडीज को मैं कनेक्ट करता हूं तो जो मेरा T फाइनल आता है वो आता है 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आपको बोला कि अगर मैं बॉडी 1 और बॉडी C को ऐड करूंगा तो मेरा T फाइनल कितना आएगा, समझ में आया। अगर A और B को कनेक्ट किया तो फाइनल टेम्परेचर आया 12 डिग्री सेल्सियस, B और C को कनेक्ट किया तो फाइनल टेम्परेचर आया 18 डिग्री सेल्सियस। अगर A और C को कनेक्ट करूंगा तो फाइनल टेम्परेचर कितना आएगा, वो मेरे को पूछा है। देखिए बेटा, मैंने बोला इस वाली बॉडी की जो स्पेसिफिक हीट है वो है Ca, इस वाली बॉडी की स्पेसिफिक हीट है वो है Cb और इस वाली बॉडी की जो स्पेसिफिक हीट है वो कितनी है Cc, Ca Cb Cc। अगर बॉडी को मैंने A और B को जोड़ा है, A और B को मैंने कनेक्ट किया है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका टेम्परेचर 10 और इसका टेम्परेचर 15 है, फाइनल कितना हो रहा है 12। तो जो A है वो हीट लेगा और जो B है वो हीट देगा, समझ में आ रहा है। तो QA इज इक्वल टू QB, A ने कितनी हीट ली MCA 12 माइनस 10, सही है क्या, MCDT इज इक्वल टू B ने कितनी हीट दी वो हो जाएगा MCB, टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो रहा है 15 माइनस 12। कोई प्रॉब्लम है क्या, M से M कैंसिल हो गया, कितना होगा 12 माइनस 10 यानी 2 टाइम्स ऑफ CA इज इक्वल टू 15 माइनस 12 यानी 3 टाइम्स ऑफ CB, इक्वेशन 1। समझ में आया क्या। अगर मैंने B और C को कनेक्ट किया है, अगर मैंने B और C को कनेक्ट किया तो इसका टेम्परेचर 15 डिग्री इनिशियली, इसका इनिशियली कितना 20 डिग्री, फाइनल कितना है 18। ये हीट ले रहा है और ये वाला हीट दे रहा है, यानी यहां पे QB किसके बराबर होगा QC के बराबर। QB कितना हो जाएगा MCB, फाइनल टेम्परेचर कितना है 18, इनिशियल कितना था 15, तो टेम्परेचर डिफरेंस है 18 माइनस 15, आया समझ में, इज इक्वल टू MCC 20 माइनस 18, कैंसिल M, तो यहां से हो गया 18 माइनस 15 यानी 3 टाइम्स ऑफ CB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ CC, इक्वेशन 2। समझ में आ गया क्या। तो यहां से मैं इक्वेशन 1 और 2 से, अरे वाह, दोनों ही 3CB की वैल्यूज है, ये 3CB इक्वल टू 2CA है और यहाँ पे 3CB इक्वल टू 2C है, 2CC है। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 कितना हो गया 3CB कितना हो जाएगा 2CC, यानी यहां से CA किसके बराबर आ चुका है CC के बराबर। आगे बात समझ में। अब अगर मैंने A और C को कनेक्ट किया है तो पक्की बात है QA इज इक्वल टू QC। ये देखो A हीट लेगा और C हीट देगा। मैंने बोला फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया T, मैंने बोला फाइनल टेम्परेचर हो गया T। तो A ने कितनी हीट ली MCA, कितना हो जाएगा T माइनस 10, इनिशियल टेम्परेचर कितना है इसका 10, फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया T फाइनल, मैंने बोला T, इसका भी फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया T, तो कितनी हीट देगा MCC और ये हो जाएगा 20 माइनस T। क्या प्रॉब्लम है क्या, M से M कैंसिल हो गया, CA और CC बराबर है तो कैंसिल आउट हो गए। अभी देखो ना CA CC बराबर है, तो यहां से हो गया T
-10 इज इक्वल टू 20 माइनस टी, यानी यहां से हो गया 2t इज इक्वल टू 30, यानी t इज इक्वल टू कितना हो गया 15 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। देखिए बेटा अगला टॉपिक है लेटेंट हीट। अगला टॉपिक है मैंने आपको जब हीट स्टार्ट किया था तो मैंने आपको समझाया था कि अगर किसी भी बॉडी को मैं हीट दे रहा हूं तो दो चीज हो सकती है, या तो उसका टेम्परेचर राइज कर सकता है या फिर उसका फेस चेंज हो सकता है। या तो टेम्परेचर चेंज होगा या फेस चेंज होगा। अभी अपन ने जो स्पेसिफिक हीट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा उसमें क्या हुआ था, टेम्परेचर चेंज हुआ था, यानी अब इसमें क्या होगा, फेस चेंज होगा। इस टाइप की हीट को हम लोग बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, हिंदी में गुप्त होती है क्योंकि ये हिडन होती है, इसे हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है समझिएगा, ध्यान समझिए। किसी भी बॉडी को मैं हीट दे रहा हूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m, अभी समझाया था। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं हमेशा एक कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट लगा L, तो हीट क्या हो गई Q इज इक्वल टू ml। L को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट या कोएफिशिएंट ऑफ लेटेंट हीट, ठीक है। यूनिट देख लीजिए इसकी फटाफट, यूनिट देख लीजिए तो L क्या हो जाएगा Q बाय M, तो यूनिट क्या हो जाएगी कैलोरी, यूनिट क्या हो जाएगी कैलोरी पर ग्राम और जूल पर केजी। पक्की बात है, कन्वर्जन बताया मैंने, कैलोरी पर ग्राम या जूल पर केजी। आया समझ में। अब डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन में हमेशा नीचे वाली टर्म को 1 बना दो, नीचे वाली टर्म को 1 बनाया तो इफ m इज इक्वल टू 1 ग्राम तो q इज इक्वल टू व्हाट L, यानी 1 ग्राम मास का फेस पूरी तरह से कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसे मैं बोलूंगा लेटेंट हीट। समझ में आया। 1 ग्राम मास का फेस पूरी तरह से कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी तो मैं क्या बोलूंगा लेटेंट हीट। तो देखिए कुछ वैल्यूज याद रखनी है, जैसे आइस है तो आइस की जो लेटेंट हीट है वो होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। इसका मतलब क्या बेटा, यानी 1 ग्राम आइस को पूरी तरह से वाटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे कितनी हीट चाहिए होगी 80 कैलोरी, ठीक है। स्टीम है उसकी होती है 540 कैलोरी पर ग्राम, यानी 1 ग्राम वाटर को कन्वर्ट करने के लिए पूरी तरह से स्टीम में मुझे कितनी हीट चाहिए होगी 540 कैलोरी। कब, जब वाटर ऑलरेडी 100 डिग्री सेल्सियस पे था, ठीक है। अरे 100 डिग्री सेल्सियस पे होने के बाद तो वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है ना। आप बोलोगे नहीं सर 80 डिग्री पे वाटर था आपको स्टीम में कन्वर्ट करना तो 540 चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। 80 से 100 आने के लिए पहले आपको स्पेसिफिक हीट का काम करना पड़ेगा, उसके बाद लेटेंट हीट का काम करना पड़ेगा। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं फटाफट। अब एक चीज और समझ लीजिए, देखिए दोनों चीजें कभी भी साथ में नहीं होती, या तो टेम्परेचर चेंज होगा या फेस चेंज होगी, दोनों चीजें एक साथ कभी भी नहीं होती। आपके पास पानी है 20 डिग्री सेल्सियस पे, सपोज आपने उसे गैस पे गर्म किया तो क्या वो एकदम से उबलना स्टार्ट हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है क्या, नहीं। पहले वो पानी गर्म होता है 20 डिग्री से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस पे जाता है, उसके बाद वो स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। और जब तक पूरी तरह से पानी स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाता, आप थर्मामीटर लगा लेना 100 डिग्री बताएगा। आगे बात समझ में, यानी जब टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तब फेस चेंज नहीं हो रहा होगा। समझ में आता है, जब टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तब फेस चेंज नहीं हो रहा होगा, जब फेस चेंज हो रहा होगा जब टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा होगा। दोनों बार में एक ही चीज एक बार में होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा, दोनों चीजें एक साथ नहीं होती हैं। कोई दिक्कत, देखिए ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर, देखिएगा ग्राफ बिटवीन, देखिए ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। देखिएगा इस एक्सिस पे मैं ले रहा हूं आपका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, इस एक्सिस पे मैं ले रहा हूं हीट, ठीक है, ठीक है। यहां पर मेरा टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहां पर टेम्परेचर कितना है मेरा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अभी आपके पास आइस है, आइस कितने पे होती है 0 डिग्री, बिलो 0 डिग्री नहीं होती क्या, बिलो 0 डिग्री भी होती है। तो यहां पे मेरे पास आइस है सपोज -x डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। आइस को हीट दूंगा
तो क्या वो एकदम से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी क्या? नहीं, पहले धीरे धीरे उसका टेम्परेचर राइज करेगा। तो उसका टेम्परेचर राइज किया, टेम्परेचर पहुंचा कहां तक? 0 डिग्री सेल्सियस तक। आगे बात समझ में? अभी इस पॉइंट पर आई से कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। आई बात समझ में? अगर मैं उसे कंटिन्यू हीट दे रहा हूं, अब क्या होगा? अब वो मेल्ट होना स्टार्ट होगी, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, मेल्ट होना स्टार्ट हुई, यहां से यहां तक पहुंची। इस पॉइंट पर मुझे मिली 0 डिग्री सेल्सियस वाली आइस। यहां से जैसे जैसे आगे जा रहा हूं मैं, हीट दे रहा हूं, इस पॉइंट पर मुझे मिला पानी 0 डिग्री सेल्सियस वाला, और इस बीच में होगा मिक्सचर वाटर प्लस आइस, और उसका टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे सारा का सारा पानी बन चुका है 0 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं कंटिन्यू हीट दूंगा तो अब क्या होगा? उसका टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट होगा। उसका टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट हुआ, टेम्परेचर राइज किया, कहां तक राइज करेगा? क्या 100 डिग्री सेल्सियस तक राइज करेगा क्या? बाकी बात है। तो यहां पे मुझे मिला वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब अगर मैं इसे कंटिन्यू हीट दे रहा हूं तो क्या होगा? अब ये स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ तो क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। तो टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस। इस जगह पे 100 डिग्री सेल्सियस वाला सारा का सारा पानी था, बीच में पानी प्लस स्टीम का मिक्सचर होगा, और इस पॉइंट पर मुझे मिलेगी सारी की सारी स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में फर्दर उसे हीट देना हो तो क्या होगा? स्टीम का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा। उसके बाद फर्दर स्टीम का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ, यहां पहुंच गया, और यहां पे सपोज टेम्परेचर कुछ हो गया 100 प्लस समथिंग x1 डिग्री सेल्सियस। आगे बात समझ में? कोई प्रॉब्लम? अब देखिए इस पॉइंट पर, देखिएगा बेटा, समझते ही जाइए चीजों को जल्दी जल्दी से। इस पॉइंट पर क्या होगा? हाँ, इस पॉइंट पर सारा का सारा आइस है। इस पॉइंट पर सारा का सारा आइस है। इस पॉइंट पर भी आइस है 0 डिग्री सेल्सियस वाला, ठीक है। इस पॉइंट पर 0 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर है। इस पॉइंट पे 100 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर है। इस पॉइंट पे 100 डिग्री सेल्सियस वाला स्टीम है। आगे बात समझ में? तो यहां पे बीच में, इस बीच वाले रीजन में, इस बीच वाले रीजन में मुझे क्या मिलेगा? आइस प्लस वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। इस बीच वाले रीजन में मुझे क्या मिलेगा? आइस प्लस वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। इस बीच वाले रीजन में मुझे मिलेगा वाटर प्लस, और ये सवालों में काम आने वाली चीज है, कितने पे? 100 डिग्री सेल्सियस पर। आगे बात समझ में? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे। अब देखिए, जब आइस माइनस से 0 तक जा रही है, माइनस से 0 तक जा रही है, तो इस जगह में फॉर्मूला क्या यूज करूंगा? mc/dt यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? mc/dt। और c का वैल्यू कितना होगा? यहां पे आइस है 1/2 होगा क्या? आगे बात समझ में? इस पॉइंट में फॉर्मूला क्या यूज करूंगा? ml यूज करूंगा क्या? और l का वैल्यू कितना होगा? 80 होगा क्या? इस जगह पे मैं क्या यूज करूंगा? वापस से mc/dt, और c का वैल्यू इस बार 1 होगा क्या? इस जगह पे मैं क्या यूज करूंगा? ml यूज करूंगा क्या? और l का वैल्यू क्या? 540 होगा क्या? इस जगह पे मैं क्या यूज करूंगा? mc/dt यूज करूंगा, c का वैल्यू 1/2 या 0.47 होगा क्या? आ गया सारा कॉन्सेप्ट समझ में? बस यहीं से हम लोगों के आगे मिक्सचर के क्वेश्चंस बनेंगे, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग को सबको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम है क्या?